आवाज आ रही है सबको? पिन कोड। ओके चलो, हर हर महादेव मित्रों। चलिए स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे हमने जो जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे। हालांकि पढ़ा ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, यस और नो। सो मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। लॉ का मतलब क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? सेफ्टी फ्रॉम द डैमेजेस, और दूसरा सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। और इसके लिए हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे। पहला कौन सा? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। दूसरा भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। तीसरा डाउरी प्रोहिबिशन, एंड सबसे आखिरी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ईयर कौन सा है बोले एक बार? 2002। याद आया सबको? बोलो हाँ है ना। चलो, आज मैं उसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन एज सच इंपॉर्टेंट है। कल हमने पहला फैक्टर देखा था कि भाई साहब हम लॉ क्यों बनाते हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस। क्या हो गया इसको? हे मां शक्ति। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्या बोले एक बार जो से सेफ्टी फ्रॉम, क्या बोले एक बार जो से डैमेजेस। आज मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है? जैसे कल हमने देखा था, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है बोले एक बार जो से? सेफ्टी। सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्राइम फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है। बिना सेफ्टी के कोई लॉ बनाया ही नहीं जाता, नॉट ओनली इन द इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर सेफ्टी नहीं है तो लॉ बनने का फायदा ही नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? जैसे सेफ्टी फ्रॉम व्हाट? टेररिज्म, सेफ्टी फ्रॉम बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा वाला, व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? दैट इज अ बेनिफिट। दैट इज क्या बोले एक बार जो से? बेनिफिट। एक छोटा डिस्कशन करते हैं। डू यू नो इंडिया में हर साल टैक्स जो हम लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह, इंडिया में हर साल टोटल नियर टू 23 लाख करोड़ का टैक्स जमा होता है, जिसको गवर्नमेंट के नजरिए से लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। एक बार मुझे बोलिएगा, क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट उसको लैंड रेवेन्यू करके ट्रीट करती है। 23 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता होगा, ज्यादा 23 या 32, इट्स जस्ट मिसमैच इन माय माइंड, नथिंग एल्स। सो इतना टैक्स जमा होता है। आपको पता है बजट का पहला पोर्शन, ये जो टैक्स जमा होता है, इसका पहला पोर्शन अलोकेट किया जाता है फॉर इंडियन डिफेंस। क्यों अलोकेट किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ क्या बोले एक बार? सेफ्टी। बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी फैक्टर मैंने आपको क्या बोला? सेफ्टी। पर अब ये इंडियन डिफेंस के लिए कितना बजट दिया जाएगा? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। पूरा का पूरा टैक्स तो इंडियन डिफेंस के लिए नहीं दे देंगे। तो इंडियन डिफेंस के लिए समझो 5-7 लाख करोड़ दे दिया। बचा हुआ पैसा आप यूज करते हो लोगों के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। बोलो यस और नो? ये बनाते हैं नहीं बनाते? आप बोलोगे कि सर पर हम जब हाईवे पे जाते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं, उससे हाईवे बनता है। बट लेट मी टेल यू, लेट मी क्लैरिफाई यू, जो सिटी के अंदर आप हाईवेज के ऊपर या सिटी के अंदर रोड के ऊपर आप घूमते हो, उसके लिए आप कोई टैक्स देते हो?
देयर इज नो टोल टैक्स, पर वो तो इसी बजट से बन रहे। आपको पता है इंडिया में आज के डेट में पर डे इंडिया रफली 100 किलोमीटर के हाईवेज पर डे बना रहा है। वो जो हमारे मंत्री है ना नितिन गडकरी जी, खतरनाक आदमी है वो, उन्होंने 5 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन करवाया है जस्ट फॉर द रेलवेज, सॉरी जस्ट फॉर द ब्रिजेस एंड हाईवेज। और वो आदमी बांधते जा रहा है, वो आदमी खतरनाक है, वो पागल हो गया है वो। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं सच में आप अगर देखोगे ना तो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पहले जापान को सरपास किया, चाइना को भी सरपास किया। नाउ इंडिया दुनिया में नंबर 2 पे है फॉर द पर्पज ऑफ हाईवेज। इतने सारे हाईवे और किसी देश में नहीं है एक्सेप्ट यूएस। एंड नितिन गडकरी जी बोल रहे 2025 के एंड तक तो मैं वो भी खत्म कर दूंगा। बोले वो भी नहीं, मैं सीधा मानसरोवर पे रोड बना दूंगा। वो तो अब तुम शुक्र करो माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, तो उधर भी बना डालते थे। वो इतने भड़के हुए जीवन के अंदर अभी महाराष्ट्र में वो समृद्धि महामार्ग बना, बोलो हाँ या ना, बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। नितिन गडकरी जी को बोला एक हाईवे चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र का मैप लिया, नागपुर से मुंबई जोड़ा, स्केल से लाइन मार दी, बोले बीच में जो आ रहा सब उड़ा दो साले को। आप देखना वो हाईवे कैसा है, वो स्ट्रेट हाईवे है, उसके ऊपर आप 120 130 की स्पीड से चलो तो ऐसा लगता है कि साइकिल चला रहे हो। दे हैव क्रिएटेड सच अमेजिंग हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि इतना हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्यों बन रहा है। आपको पता है टिल 2020, अभी तो हाईवेज का नंबर पिछले 4 साल में बहुत ज्यादा हुआ, टिल 2020 इंडिया वाज लूजिंग 4 to 5% ऑफ जीडीपी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम, नंबर ऑफ हाईवेज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए 4 से 5% हम सिर्फ जीडीपी इस बेसिस पे लूज कर जा रहे थे। अब आप सोचो कि इतने हाईवेज जितना उनको 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है, उतने हाईवेज अगर उन्होंने बना दिए तो हमारे जीडीपी में ऑटोमेटिकली 4 से 5% की बढ़ोतरी होगी। ऑलरेडी हमारा जीडीपी दुनिया में 3रे नंबर पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो एक बार यस और नो। अब मेरा सवाल यह है कि हाईवेज बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? 5 लाख करोड़ आएंगे कहां से? ये आएगा टैक्स से। तो इनकम टैक्स भी जो बना उसका पहला पोर्शन गया इंडियन डिफेंस को, दैट इज सेफ्टी। पर दूसरा पोर्शन कहां जा रहा है? बेनिफिट्स। बेनिफिट कौन से फॉर्म में? एयरपोर्ट्स बनते हैं तुम्हारे लिए बनते हैं रेलवेज, तुम्हारे लिए बनते हैं बस सर्विसेज। बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी यस और नो। आज अगर तुमने अभी सोचा कि कल सवेरे मुझे दिल्ली में रहना है, कुछ नहीं, फ्लाइट बुक करो, शाम को बैठ जाओ, सवेरे दिल्ली। आपको सवेरे दिल्ली जाके काम करके वापस आना है शाम तक, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सवेरे की दिल्ली की फ्लाइट पकड़ो, जाओ काम करो, वापस आ जाओ शाम तक के। इट्स गुड एज 1 डे के अंदर यू कैन गो एनीवेयर इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, और खुद का काम करके आप वापस आ सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर। इज इट? बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, अगर टैक्स नहीं होता और बेनिफिट लॉ के अंदर मेंशन नहीं किया जाता तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपको ये ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल होता था? वो पुराने जमाने वाली चीजें चलती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, 4 दिन तक के दिल्ली जाने तक की जान निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना। इज इट वेरी क्लियर? बोलो यस और नो। एंड दैट्स व्हाई देयर इज सेकंड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज, एक बार जो से बेनिफिट। एक बार दोनों फैक्टर का नाम लो। पहला कौन सा है? जोर से बोलो, कौन सा है? सेफ्टी। दूसरा कौन सा है? बेनिफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? सब लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अब मैं जा रहा हूं तीसरे फैक्टर पे, दैट इज, अच्छा, सेफ्टी बेनिफिट का एक कॉमन एग्जांपल है फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स देखो, आपको नॉर्मली जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर कंस्ट्रक्ट करते वक्त ही फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं। वो फायर फाइटर्स या फायर इंजीनियर्स के कंसल्टेंसी से होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो। ये होगी सेफ्टी। और कहीं अगर आग लग जावे जीवन में, दुकान में, घर में, दिल में, तो ऐसे सिचुएशन के लिए बुझाने के लिए कौन आता है? फायर फाइटर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना। दैट इज अ बेनिफिट। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो। तीसरा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, पर आपके कॉस्ट के ऊपर मिले। आपके कॉस्ट के ऊपर आपको सेफ्टी बेनिफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है, किसी और के कॉस्ट के ऊपर यह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम बेनिफिट ले रहे हो चोरी करके, क्या उसे प्रॉपर बेनिफिट मिला जाएगा? क्या नहीं, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो। नाउ मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ हम सेट करते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स को। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी तुम सीए कर रहे हो। सीए करने के लिए हर एक का एक सपना होता है कि सीए बनने के बाद एक मैं छोटा सा बंगला खरीदूंगा। अरे बोलो हाँ या ना। फिर एक छोटी सी गाड़ी खरीदूंगा। बोलो यस और नो। अब समझो, लेट्स से मैडम नाम बोलो, इकरा। सो इकरा मैडम ने सीए कंप्लीट कर दिया और सीए कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा बंगला लिया, 15-20 BHK, जितना भी जो, और फिर उनको गाड़ी चलानी थी। अब इकरा लड़की और गाड़ी चलाना चाहती है,
तुम हंसो मत, नालायक हो। कैसे करते हैं यार ये? ऐसे नहीं, लड़कियां गाड़ी चला सकती है बिल्कुल, ये बात अलग है, रोड पे कोई रुक नहीं सकता। सो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है, वुमन इक्वालिटी। मेरे को इस पर से एक जोक याद आया, सुनना चाहोगे? सुनो सुनना, अच्छा कोई कुछ नहीं बोला, लड़कियों को मैं पहले ही सॉरी बोल दूं, ठीक है, पर जोक करके लेना है इसको, पर बहुत अच्छा जोक है, मेरे को बहुत पसंद आता है। पूछो क्या? एक दिन ना एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिटेड रहता है, पूरा भर्ती, फ्रैक्चर्ड फुल। उसका बेस्ट फ्रेंड उसको मिलने जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है क्यों रे, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, लड़की ने आके गाड़ी ठोक दी। बोले लड़की ने आके गाड़ी ठोक दी? ऐसे कैसे? तू रास्ते पे क्यों चल रहा था? ऐसे इधर उधर देखना चाहिए था, तेरे को पता है जब लड़की के हाथ में गाड़ी आ जाए बाजू में नहीं घूमना चाहिए। बोले नहीं यार, मैं तो रास्ते पे नहीं चल रहा था। तो क्या बोले, फुटपाथ के ऊपर था? बोले नहीं यार, मैं फुटपाथ पे भी नहीं था। कहां? बोले मैं बगीचे में खड़ा था। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छी गाड़ियां चलाती है, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। लेट्स गो आगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इकरा ने एक कार खरीदी। अब इकरा को गाड़ी चलानी है और गाड़ी सीखनी है। समझो तुम्हें 4 व्हीलर सीखनी है, तो तुम सीखने के लिए गाड़ी लेना चाहोगे पहले 4 व्हीलर। तो इकरा ने कंसिडर किया मैं 4 व्हीलर सीखूंगी नैनो पे। काय के ऊपर बोले एक बार? नैनो पे 4 व्हीलर सीखना बहुत अच्छी बात है। पूछो क्यों? कितनी भी ठोको, 1.5 लाख का खर्चा, गाड़ी रिप्लेस हो जाएगी, और क्या होगा जीवन में। तो इकरा ने बुक की टाटा नैनो, चिली रेड कलर की। कौन से कलर की? चिली रेड, 4 सिग्नल दूर से दिख जाए। शोरूम फोड़ के इकरा ने गाड़ी बाहर निकाली पहले ही दिन। बोले गाड़ी मेरी, दिन मेरा। फुल हाईवे पे फुल स्पीड में इकरा गाड़ी चलाया, गाना लगा दिया, लिम्बोर्गिनी है चल। फुल स्पीड में नानो भाग, नानो मतलब क्या, 60-70 फुल स्पीड नहीं। हाँ, सो फुल स्पीड में नानो भाग रही है। सामने इकरा ने देखा रेड सिग्नल आया। इकरा बोले ओ, कार का कलर और सिग्नल का कलर मैच हो रहा है। भाई पता है ना, सो कार और सिग्नल का कलर मैच हो रहा है। इकरा ने सिग्नल तोड़ दिया और सिग्नल तोड़ते से ही जाके इकरा ने गाड़ी ठोक दी विजय सर की रेंज रोवर को। आपको पता है रेंज रोवर का टायर विथ इट्स एक्सेल, जिसमें वो फिट होता है, यह आता है 1.5-2 लाख का, जिसके अंदर पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी। इकरा ने पूरा ठोक दिया, सामने से बोनेट वोनेट ढक। विजय सर गाड़ी से नीचे उतर के गुस्से गुस्से में, इकरा अंदर ही बैठी था। अरे सर बुलाया, ये क्या कर दिया जीवन में, गाड़ी ठोक दी तूने? नहीं सर, वो कलर मैच है। विजय सर बोले निकाल 2 लाख रुपए। इकरा ने अंदर से चाबी बाहर निकाली, सर नैनो रख लो। बोलो आया ना। मुझे एक बात बताओ, इकरा ने गाने बजा रही थी, इकरा को मजा आ रहा था, बेनिफिट ऑफ इकरा। फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी, इकरा का बेनिफिट। गाड़ी सीख रही थी, इकरा का बेनिफिट। विंडोज नीचे करके रखी होगी, लेट द एयर फोर्स कम इन, इकरा का बेनिफिट। बोलो हाँ है ना। सिग्नल तोड़ के खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? दिस इज अ बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दैट्स व्हाई सिग्नल फॉलो करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब ऐसा किसी लॉ में लिखा नहीं होता। सी दिस इज अज्यूम्ड फैक्टर, एवरी लॉ इट इज अज्यूम फैक्टर, कि आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, पर आपके कॉस्ट पे मिले। ऐसे किसी लॉ में फर्स्ट लाइन लिखा नहीं होता कि दिस लॉ गिव्स अ बेनिफिट एट योर कॉस्ट ओनली। इट इज अज्यूम्ड कि लॉ ने अगर बेनिफिट बांटने की कोशिश की है तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार, सुनो। इसलिए सेफ्टी मिले, बेनिफिट मिले, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स मिले, आपके कॉस्ट पे मिले। एक बार तीनों फैक्टर के जोरदार नाम लेना। पहला कौन सा है? अबे जोरदार। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। और चौथा फैक्टर मैं मेंशन कर रहा हूं, फोर्थ फैक्टर का नाम है इथिक्स। मैं अब यहां एक सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इज इथिक्स? एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी। यस, मॉरल्स। ओके, पहले मैं मेंशन कर दूं, इथिक्स और मॉरल्स में फर्क होता है। कैसे? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। आपके घर पे रूल होगा रात को 9 के अंदर घर के अंदर, रात को 9 बजे घर के अंदर होगा, खास करके लड़कियां
ऐसे कोई रूल है कि वारे वार सोड ले है नहीं, रूल क्या है कि नहीं? सो घर पे रूल होगा, लड़कों के लिए कुछ रूल है तुम्हारे लिए जिंदगी में? नहीं, तू बस घर पे एक 1 पीस वापस आ जा भाई। सो आपके घर पे रूल होगा, रात को 9 बजे घर के अंदर चाहिए, मंजे चाहिए, बराबर है? ये मॉरल हुआ। ये क्या हुआ? मॉरल। और समझो इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ और आप उसको हेल्प कर रहे, जो रात को 9 बजे ही हुआ, तो तुम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हो गए 9:30, उसको ठीक ठाक करने में लग गए 10, तुम 10:30 बजे पहुंचे। मॉरली तुम रॉन्ग हो, बट इथिकली तुम राइट हो। ये डिफरेंस होता है मॉरल में और इथिक्स में। मॉरल आर डिराइव्ड बाय अ कम्युनिटी, सोसाइटी और अ फैमिली। सब लोग घर पे बैठ के साथ में खाना खाएंगे, इज अ मॉरल। पर एक आध जन बीमार है तो उसको उसके बेड के ऊपर जल्दी खाना दे देना, इज इथिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मॉरल्स आर अ काइंड ऑफ रूडिमेंटरी थिंग विच आर फॉलोड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, either by society or by community or by group or by family. I am trying to ask you, what is ethics? Anyone? बोलो, सोचो। Yes. Humanity? तो कुत्ते को मार सकते नहीं। What is ethics? Sir, easy to understand, difficult to define, sir. पता है सर, बाहर नहीं आ रहा। हाँ बोलो, what is ethics? ह्यूमैनिटी मतलब एक्सप्लेन। सर मैंने तो मजाक में बोला था। बोलो, व्हाट इज एथिक्स? हाउ शुड यू बिहेव इन अ सोसाइटी इज एथिक्स? हाउ शुड यू बिहेव इन जनरल? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग पब में गए, फाउंडेशन का रिजल्ट आया पास, कोई खुशी नहीं है जिंदगी के अंदर? सॉरी, सक्सेसफुल आजकल नया है, हमारे वक्त चलता था वो पास और फेल जीवन में, अभी तुम्हारे लिए सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, बोले और फीलिंग देंगे बच्चों को थोड़ी सी। अच्छा, फाउंडेशन का रिजल्ट आया सक्सेसफुल, और तुम अभी खुशी नहीं है तुमको जीवन में? तो लोग बोले है, यस सर, हाँ 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 हाँ, तो ऐसे बोलना चाहिए नहीं, आने वाला है ना रिजल्ट, पास बोलो, हाँ है ना? हाँ, तो तुम्हारा रिजल्ट आया सक्सेसफुल और तुम पब में डांस करने चले गए। बिहेवियर, हाउ सोशली वी शुड बिहेव? बोलो, इथिक्स? नहीं? एनीवन मोर? व्हाट इज इथिक्स? टू डू व्हाट इज राइट। चोरी करना पाप है, गलत है, राइट है क्या? पर एक ना अनाथ बच्चा है, 4 दिन से भूखा है, खाया नहीं तो मर जाएगा, इसलिए बेचारे ने वड़ा पाव चुराया। मारो पकड़े, जान ले लेना जिंदगी के अंदर उसकी, मारो पकड़ के। कैसे जल्लाद लोगे? किसको पढ़ा रहा हूं मैं भगवान? बोलो, सो क्या राइट है रॉन्ग है? अनाथ बच्चे ने अगर वड़ा पाव एक चुरा के खा लिया, खाता नहीं तो मर जाता, राइट रॉन्ग? मॉरली रॉन्ग है, इथिकली राइट है? नहीं सर, हम आंसर देंगे, कंफर्म देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ये क्रॉस करना बंद कर दो सर जीवन में। पूरा ना सर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है हमारे। कोई ना, तुम बेसी, मेरे को तुमको यही बोलना है, बिंदास गलतियां करो। एक क्लासरूम बना ही तुम्हारे लिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काय को बनाया फिर? तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते, ये सुनना है, यही सुनना है, गेम ओवर। बोलो हाँ है ना? करो गलती, क्या होगा? क्या ज्यादा ज्यादा मैं डांटूंगा, मारूंगा तो नहीं। मैंने गलती से मारा, तुम मेरे को मारने आ गए तो कुछ लड़के तो मेरे से भी बड़े दिखते हैं, एक आध फीट ऊपर। सो टेल मी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2-4 लोग हंसेंगे, इट्स ओके। टू बी अ फूल फॉर अ सेकंड इज ऑलवेज गुड टू बी अ फूल फॉर अ लाइफ टाइम। सुना होगा तुमने, ठीक है? रविंदर, व्हाट इज इथिक्स? सॉरी, योर बिलीफ सिस्टम इज इथिक्स? नो, यस, नो, यस। बिलीफ सिस्टम इज इथिक्स और नॉट? बिलीफ सिस्टम इज नॉट इट। चलो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है हिटलर ने डिक्टेटरशिप किया था पूरी दुनिया के ऊपर, मुसोलिनी ने डिक्टेटरशिप किया था। आपको पता है हिटलर ने और मुसोलिनी ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता, बाइबल और कुरान जैसा एक ग्रंथ बनाया था उनकी कम्युनिटी के लिए। एंड दे हैव रिटन देयर कोड ऑफ कंडक्ट, एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड दे मेड एवरी चाइल्ड टू रीड
that code of conduct and believe that as a dictator. And the children जो उस जनरेशन में पैदा हुए, they actually believed Hitler to be a god. So is that belief right? Is it ethical? Yes or no? आपको पता है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग लुंग, किसी के बाप की नहीं सुनता, वो समझ में आ रहा है, उसको डरा भी नहीं सकते तुम। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में कोरोना पहुंच ही नहीं पाया। पहली बार कोरोना जिस पेशेंट को छेड़ा और किम जोंग लुंग को पता चला कि नॉर्थ कोरिया में एक कोरोना का पेशेंट है, उसने सरेआम उसको सबके सामने बोला, गोली मार दी, भीम, बोले ना रहेगा बस, ना बजेगी बांसुरी, नो कोरोना, गो कोरोना। ही इज दैट काइंड ऑफ डिक्टेटर, किम जोंग लुंग। उन्होंने उनके बाल भारती के पुस्तक में बचपन में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, उसके अंदर किम जोंग लुंग ने लिखवाया है कि जब उनका डिक्टेटर पैदा हुआ था तो आसमान में 7 सूरज थे। अच्छा, बापा नहीं कभी नहीं पाए 7 सूरज? समझ में आ रहा है तुम्हें? 7 सूरज आसमान में, सीरियसली। एंड देयर चिल्ड्रन, वो बच्चे till they get some kind of maturity in their life, they believe that there are 7 suns. Is this belief system ethical? Belief system तो आपके circumstances से डिसाइड होता है। बोलो हाँ है ना? And what is ethics? Yes. Good actions expected from the society is ethics. सोसाइटी ने कुछ अच्छे काम करना is ethics or not? हाँ, अरे बोलो हाँ या ना? तुमने इतना कंफ्यूज कर दिए है सर अभी। गुड एक्शंस आर बाय सोसाइटी, इज इट इथिक्स और इट इज कंपैशन? उल्टा तो मैं अगर सोसाइटी, फॉर एग्जांपल देयर इज ऑर्फनेज और मैंने ऑर्फनेज को डोनेशन दिया, ठीक है, वेदर इट इज इथिक्स और इट इज जस्ट कंपैशन? इथिकली तो ये बनता है कि वो बच्चों को खुद का मेहनत करके खुद का कुछ कमाना चाहिए, खुद की लाइफ सिक्योर करनी चाहिए, दैट इज इथिकल। If someone giving them donation, that is a compassion. So good activities for the society bound to be ethical. हमेशा I doubt so. So what is ethics? हाँ? ईमानदारी ethics होता है? Is it ईमानदारी is ethics? जोर से बोलो। ईमानदारी का बेस्ट एग्जांपल बताओ आपको, बताओ। हमारा ना वॉर हुआ था 1947 के बाद में पाकिस्तान से, जब मोहम्मद जिन्ना ने इंडिया में कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए खुद की फोर्सेस भेजी थी। जब मोहम्मद जिन्ना ने फोर्सेस भेजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इधर से फोर्सेस भेजी, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ईमानदारी से यह सोचने में लग गए कि यहां बहुत सारा नरसंहार होगा और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पूछना चाहिए कि उनको किसका पार्ट बनना है। तो ईमानदारी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, साथ में इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। ईमानदारी का नतीजा। इज इट इथिकल? वो तो ये भी फेल हो गया ईमानदारी। सो व्हाट इज एथिक्स? जी हाँ, अब थोड़ा सा कुछ आया। हैविंग अ सेंस ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड। चलो एक वही तुम्हारा एग्जाम्पल एक कैरी करते हैं समझाने के लिए। तुम फाउंडेशन पास हो गए, खुशी ही नहीं है जिंदगी में, ही खुशी नहीं है तुम्हारे। बोलो हाँ हो गया। कैसी जिंदगी? फाउंडेशन पास हो गए, हाँ तो हो गया। तो सर सीए बना दो तुम, आने तुमको तो फाउंडेशन पास हो गए, बोलो हाँ। और तुम बार में नहीं, सॉरी, तुम डिस्क में डांस करने चले गए। अब तुम फाउंडेशन पास हुए थे, बहुत जोश में थे, तो तुम ना ऐसे डांस फ्लोर के सेंटर में खड़े रहकर जोर से डांस कर रहे, एकदम जोर से, गणपति डांस। तुम जोर से डांस कर रहे थे, दूर एक बंदा बैठा था बॉटल लेके, वो खुद का एंजॉय कर रहा था, उसने तुम्हारा डांस देखा, उसका मूड खराब हो गया। तुम्हारा डांस ही शायद ऐसा होगा। फिर उसने तुमको गुस्से से देखना शुरू किया, तुमने उसको देखा, तुमने सोचा पीपल विल कीप लुकिंग, आई एम सीए फाउंडेशन पास्ट, इसलिए तुमने और जोर से डांस किया, उसको दिखाते दिखाते।
उसका दिमाग खराब हो गया, वो उठा, तुम बोले हैं, उसने बोतल फोड़ी, तुम बोले हैं, और उसने तुम्हारे तरफ भागना शुरू कर दिया, आंखों में अंगारे लिए। मुझे बताओ, तुम्हें पर्पस उसका पता हो ना पता हो, तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? क्या फाउंडेशन पास, कौन दूसरा रास्ता, तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागे, वो पीछे, तुम आगे वो पीछे, टू मच फन। तुम 2-4 किलोमीटर वही चक्कर मार ले, फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, फिर तुम रुके, तुमने 2 बोतल उठाई, दोनों फोड़ी, तुम उसके तरफ पलटे और बोले आ। सिचुएशन समझ रहे हो? अब पहले केस में वो बंदे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था और तुम बहुत मजा ले रहे थे, तो उसको भी मजा लेना था, इसलिए उसने तुमको बोतल दे मारी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाली। मेरे सवाल का जवाब दो, इथिकल है या अनइथिकल है? इथिकल है या अनइथिकल है? अनइथिकल है, पर तुमको तो बोतल मारी है, तुम कैसे बोलोगे? वहां आजू बाजू में पड़े सभी लोगों को पूछो कि इसने मजे मजे में मुझे बोतल मारी, सब लोग क्या बोलेंगे, इथिकल या अनइथिकल? सब लोग ही अनइथिकल बोलेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है भाई तुम अच्छा एंजॉय कर रहे थे, उसको गुस्सा है, उसने मार दिया, तुम्हारी गलती भी नहीं, अच्छा आदमी को जानते भी नहीं, मान ना मान तूच माझा मेहमान, तो उसने बोतल मारी, सब लोग क्या, आजू बाजू के जितने भी लोग खड़े हो क्या बोलेंगे कि भैया दिस इज अनइथिकल। वही दूसरे केस में उसने एक बोतल मारने के पहले तुमने उसको 2 मार दी, सेल्फ डिफेंस, 2 बोतल मारी तुमने, उससे डबल, सेम सिचुएशन, सेम जगह, सेम लोगों के बीच में, टाइप ऑफ मर्डर भी सेम, वेपन भी सेम, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2। मुझे बताओ, सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको बोतल मारी, इथिकल अनइथिकल? इथिकल अनइथिकल? इथिकल अनइथिकल? तुम करो रासलीला, वो करे कैरेक्टर ढीला, बोलो क्या डिफरेंस है दोनों केस में? सब सेम है, सब सेम। चलो 2 बोतल छोड़ो, एक ही लगा दो, उसकी 1 बोतल, तुम्हारी 1 बोतल, तुमने मारा इथिकल हो गया, उसने मारा अनइथिकल हो गया। ऐसा क्या चेंज हो गया वो 1 सेकंड में? या ऐसा क्या चेंज हो गया कि सेम समय पे, सेम जगह पे, सेम एक्ट हो रही है, एक की इथिकल हो रही है, एक की अनइथिकल हो रही है? बोतल, अच्छा मोटिव, मैं बोला बोतल से कैसे फर्क पड़ सकता है? मोटिव, मोटिव से फर्क पड़ता है, मोटिव से फर्क पड़ता है। ओके, नाउ आई विल डिफाइन यू व्हाट इज एथिक्स। इथिक्स को ना एक भगवत गीता में एक प्रोवर्ब में डिफाइन किया है, ठीक है? अब मैंने वो पढ़ा है इसलिए मेरे को पता है, तो मैं बोलता हूं। द प्रोवर्ब इज धर्मः मतिभ्यः उद्घृतः। धर्म मतलब इथिक्स, मति मतलब दिमाग, उद्घृतः मतलब जन्म लेता है। धर्मः मतिभ्यः उद्घृतः मतलब धर्म दिमाग से जन्म लेता है। दिमाग से जन्म लेता है क्या? इज दिस सेंटेंस सफिशिएंट? नहीं। इट मीन्स दैट तुम्हारा दिमाग जब सिचुएशनल एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर सकता है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा इंटेलिजेंस सिचुएशनल एनालिसिस करके ये फाइंड आउट कर सकता है कि क्या किया तो सही रहेगा और क्या किया तो गलत रहेगा। द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इसलिए मैंने उधर ही पकड़ लिया उसने जब मुझे बोला द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग एट द टाइम ऑफ द सिचुएशन इज हैपनिंग। उस वक्त आप अगर ये डिसाइड कर सकते हो सही क्या है गलत क्या है, तो जो सही है वो इथिकल है और जो गलत है वो अनइथिकल है। एंड सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड ले लीजिए। एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर डूइंग इन योर लाइफ वाज अ क्राइम एक्सेप्ट फॉर स्टेइंग एट होम एंड ईटिंग द फूड। और थाली बजाना, इज इट? बोलो हाँ है ना? एवरी अदर सिंगल थिंग वाज अ क्राइम। Riding a bike was a crime, going outside the home was a crime, doing anything was a crime, even going for the necessities was also crime. बोलो हाँ है ना? Why? Because situation को देख के आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग ने, आपके इंटेलिजेंस ने, सभी लोगों के दिमाग ने, सभी लोगों के इंटेलिजेंस ने पहचान लिया कि in this situation what is right is to stay in the home. Are you understanding what I am saying? जोर से बोलो एक बार, yes or no? Then sir, what is right and wrong? What is right and wrong? It just stick to again one single point, जहां से हमने लॉ की शुरुआत की थी, damage to a person and no damage to a person.
पहले केस में उसने आपको जब बॉटल मारी तो उसे पता था इंटेंशनल डैमेज है, दूसरे केस में आप जब बॉटल मार रहे हो दैट वाज नॉट ए इंटेंशनल डैमेज, दैट इज एवर्जन ऑफ ए डैमेज फॉर पर्सनल सेफ्टी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार ये सुनो। एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लॉ, इथिक्स। और ऐसा नहीं है ये फैक्टर भी लिखा जाता है, ये फैक्टर भी अज्यूम्ड ही है बच्चों। लॉ बना रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि वो इथिकल है, अदरवाइज बनाएंगे क्यों भाई? व्हाई दे विल मेक इट? बनाने की जरूरत ही नहीं अगर लॉ इथिकल नहीं है तो। और किसी लॉ में ऐसे लिखा नहीं जाता सेक्शन नंबर 1 दिस लॉ इज वेरी इथिकल। यू हैव टू अज्यूम दैट इफ इट इज अ लॉ इट इज इथिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो। तो इससे हम समझ क्या सकते हैं? 4 फैक्टर्स से व्हाट वी कैन लर्न, व्हाट वी कैन रीड इज कि सेफ्टी और बेनिफिट तो हमको, सेफ्टी एंड बेनिफिट तो हमको लॉ में लिखना पड़ता है। इट्स नीड्स टू बी रिटर्न इन द लॉ, ये लॉ में लिखना जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। एंड इथिक्स आर ऑलवेज अज्यूम्ड इन द लॉ, आर ऑलवेज केवल एक बार अज्यूम्ड इन द लॉ। लॉ बनाया है इसका मतलब यह है सेफ्टी बेनिफिट किसी और के कॉस्ट पे नहीं है। लॉ बनाया है इसका मतलब यह है कि ये इथिकल स्टांस चल रहा है। इज इट वेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार, ये सुनो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये सुनो। जो मुझे एक बार चारों फैक्टर के नाम बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, चौथा इथिक्स। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको आइडिया क्लियर है पक्का? अच्छा, कौन से 2 लिखने पड़ते हैं? सेफ्टी एंड बेनिफिट। ये लॉ में लिखना पड़ेगा ना, आप कैसे सेफ्टी दे रहे हो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि हाउ विल यू कीप द इंडियन पब्लिक सेफ, हाउ यू विल अवॉइड द टेररिस्ट एक्टिविटीज। बोलो हाँ या ना? आपको बेनिफिट लिखना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट दिया, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स ये लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? चलो नीचे सवाल लिखिएगा सब लोग। रजिस्टर्स बनाए? कितने बोले थे मैंने? दोनों बनाए? 200 पेज का और 100 पेज का? नो सर, यस सर। कौन सा रजिस्टर है? अरे बोलो रे। आधे लोग तो अभी भी किसी और बुक के अंदर कुछ तो भी लिख रहे हैं पेज पलट के लास्ट पेज पे ना। देखो मैं एक चीज मस्त बोलता हूं, सुनना चाहोगे 1 मिनट के लिए? ब्लू टिक नो रिप्लाई। ये तुम याद रखो, मेरे साथ मत करो, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। मैं ना हूं तुम्हारा बाबू सोना पिकाचू। डोंट डू दिस विथ मी। इट्स नॉट यू विल फाइंड समवन बेटर, दिस इज द ओनली बेस्ट। इज इट वेरी क्लियर? मेरे को रिप्लाई चाहिए। सुनिएगा शांति से। द वे यू मेंटेन योर बुक, द वे यू मेंटेन योर बुक will decide the quality of a CA you will be or you will not be. अभी तक तुमने 12 साल में 12 साल जो सीखे उसमें क्या किया मेरे को कोई लेन देन नहीं। If you want to be a good professional, CA is a professional. If you want to be a good professional, behave professional. Right, starting from now. ऐसा नहीं है CA बनने की शुरुआत तुम्हारी एग्जाम पढ़ाई करते वक्त या एग्जाम देते वक्त ही होगी। Again I am telling you, it's not about a magic in a one day. It's about small miracle every day, every second, every hour. जब मैं आपको बोल रहा हूँ बुक बनाओ, there is a reason. मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें आपके नोट्स में भी लिखी है, बट why I am telling you, और मैं आपको सब लिखवाऊंगा। मैं आपको एंड में आपका रजिस्टर ही ऐसा बना के दूंगा कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ना मेरा बुक, मेरा खुद का भी बुक नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, आपका रजिस्टर। एंड द वन हु विल डू दैट नीटली, क्लीनली, प्रॉपरली, ही डिजर्व्स टू बी अ गुड प्रोफेशनल ना। बात समझिए, इंस्टीट्यूट को सीए बनाने हैं, इंस्टीट्यूट को किसी को भी सीए नहीं बनाना है। तो तुम किसी को भी में से आते हो या उस डिसिप्लिन ऑर्डर में से आते हो जो सीए बनने लायक है, तो वैसा काम करो। इज इट वेरी क्लियर? और शुरुआत अभी से होती है। द वे यू मेंटेन द बुक, द वे यू ड्रॉ द लाइन, द वे यू सेग्रीगेट द थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स विल सेव योर टाइम। नहीं तो पता चला 2 महीने के बाद में जब लॉ का बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन हो गया, अभी ये कहाँ लिखा था, वो कहाँ लिखा था, इसमें समय गया, और जितने समय में तुम फाइंड आउट करते हो उतने समय में तो किसी और चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। इज इट? ठीक है? आई एम गिविंग यू समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग सब्सटेंशियल, प्लीज मेंटेन इट। ठीक है? एनीवेज यू हैव फ्री पर्सन, नहीं भी किया तो कोई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा सीए हो गया, ओके, मेरे 14 साल हो गए पढ़ा के। ठीक है? तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इन सिचुएशंस में। जो भी लॉस है ऐसा समझ के कीजिएगा कि अपना लॉस है, तुम्हारा खुद का पर्सनल लॉस है।
इज इट वेरी क्लियर गाइस? डांट नहीं रहा हूँ, दोस्त बोल के समझा रहा हूँ। मतलब मेरा भी अगर कोई दोस्त होता या मैं खुद होता, दर्शन खरे वॉज इन सीए फाउंडेशन और टीचर कुछ अच्छा लिखवा रहा होता, आई वुड हैव मेंटेन्ड इट सो प्रॉपरली। इज इट वेरी क्लियर? जितने लोगों ने बनाया बहुत अच्छी बात, कीप ऑन गोइंग। जितने ने नहीं बनाया स्टिल देयर इज अ चांस, इट्स ओके। कभी कभी एक आधी बार में नहीं समझ में आता, ठीक है, उसने दिए हुए सिग्नल्स बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आए, इट्स ओके। दूसरी बार खुद होके बोल रही है, सुन लो ठीक है। लिखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? What are the factors on which law is based? Question mark. What are the factors on which law is based? Question mark. नीचे 1 2 3 4 करके इनको लिख लीजिए। वन टू थ्री फोर करके चारों फैक्टर्स को लिख लीजिएगा, एक के नीचे एक। हाँ, ठीक है, चारों फैक्टर्स लिख लिए, सिर्फ नाम लिखिए प्लीज। उसके बाद में पहले दो फैक्टर्स को करली ब्रैकेट कीजिए जैसे मैंने किया है, लाइक दिस। कर लिया सबने? उसके सामने लिखिएगा, दीज फैक्टर्स आर नीड टू बी रिटन इन द लॉ। पहले दो फैक्टर्स के सामने, सेफ्टी बेनिफिट के सामने, दीज फैक्टर्स आर नीड टू बी रिटन इन द लॉ। These factors are need to be written in the law, not at the cost of other and ethics के सामने करली ब्रैकेट करके, not at the cost of other and ethics करली ब्रैकेट करके, these factors are assumed in the law, these factors are assumed in the law। फुल स्टॉप। लिख लिया इस सबने? जोर से बोलो यस और नो। अब जो दो फैक्टर लिखने हैं, देखो जो अज्यूम्ड है वो तो अज्यूम्ड है, वो तो लिखने हैं नहीं, पर दो जो लिखने हैं उसमें गलतियां हो सकती है। बोलो हाँ है ना? ये तुम्हारा डिस्को डांस फ्लोर डांस वांस हो गया। अब आते हैं सेफ्टी और बेनिफिट। मुझे बताओ, ये दो फैक्टर लिखने हैं, बोलो हाँ है ना? एवरीबडी यस और नो? लिखते वक्त गलतियां होती है, कई बार इंसान ही लिख रहा है। एवरीबडी यस और नो? यहां मैं चार लॉ के फॉर्मेट्स दे रहा हूं, चार डिफरेंट ड्राफ्ट्स दे रहा हूं कि लॉ चार डिफरेंट पार्ट्स में लिखा जा रहा है, या चार डिफरेंट लॉज लिखे जा रहे हैं, या एक ही लॉ के चार कॉपीज बनाए जा रहे हैं, वॉट एवर यू थिंक। पहला ड्राफ्ट जो है लॉ 1, उसके अंदर जब लॉ लिखा गया तो किसी के सेफ्टी के बारे में कुछ भी लिखा ही नहीं गया, और ना ही किसी के बेनिफिट के बारे में लिखा गया। कैन वी कंसिडर दिस ड्राफ्ट एज अ लॉ? ऑफ कोर्स नॉट। दूसरे ड्राफ्ट में सेफ्टी के लिए कुछ नहीं लिखा गया, पर बेनिफिट भर भर के लिखा गया। सेफ्टी बारे में किसी के कोई सेफ्टी के बारे में नहीं लिखा, पर बेनिफिट बहुत अच्छा लिखा। हाईवे बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, ये वो सब बनाएंगे दुनिया में। क्या ये लॉ बन सकता है? जोर से बोलो एक बार। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लॉ, बिकॉज सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ एवरी लॉ। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार सुनो। कोई लॉ है जिसमें सिर्फ सेफ्टी लिखा गया, बेनिफिट बिल्कुल नहीं लिखा है, वेदर इट कैन बी अ लॉ, वेदर इट कैन बी अ लॉ, बस यही, ये लॉ बन सकता है, दिस कैन बी अ लॉ। सर बोलो, सर बोलो। सर चलो पहले दो तो लॉ नहीं थे इसलिए उसके कोई एग्जाम्पल नहीं होंगे, माना सर। चलो ये दो लॉ नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये लॉ ही नहीं बन सकते तो एग्जाम्पल कहां से होंगे। पर सर आपने तीसरा वाला लॉ बोला कि सर ये लॉ हो सकता है। मतलब हाँ हाँ हो सकता है, तो एग्जाम्पल बताओ, फिर बना भी होगा ना सर। एनी एग्जाम्पल? मैं ऑलरेडी बोल दिया है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, दिस ओनली प्रोवाइड्स यू सेफ्टी, दिस डज नॉट प्रोवाइड यू एनी बेनिफिट। ऐसा नहीं लिखा है लॉ में। उसमें यह लिखा है कि टेररिज्म क्या तो फांसी की सजा, यह नहीं लिखा है कि इंडिया में आप पैदा हुए तो एक रिवॉल्वर फ्री मिलती है, या एक लड़की होगी तो 5 ग्रेनेड मिलेंगे, किसी ने छेड़ दो हम। इज इट? ऑफ कोर्स नॉट। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे सिचुएशन में तीसरा वाला लॉ बन सकता है, और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म,
डाउरी भी तो उसी पार्ट का एरिया है। डाउरी में कोई बेनिफिट थोड़ी बोला जाता है कि नहीं लड़की ने बिल्कुल डाउरी नहीं देनी चाहिए, पर ऐसा बोला है कि नहीं लड़के ने कंपलसरी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज नो बेनिफिट। थर्ड दैट इज फोर्थ वन, सेफ्टी भी लिखा है लॉ के अंदर एंड लेट्स से बेनिफिट भी लिखा है। क्या ये लॉ बन सकता है? जोर से बोले एक बार, यस और नो? यस। अब इसका एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी 2017, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक और सवाल है, अगर मेरे पास ये 4 ड्राफ्ट है, मुझे प्रायोरिटी देना है किसी लॉ को पास करने के लिए, विच प्रायोरिटी आई शुड गिव? फोर्थ लॉ इज द फर्स्ट वन, बोलो हाँ या ना एवरीबडी। सो आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं फोर्थ लॉ पहले पास करूं, देन सेकंड वाला, बाकी दो तो लॉ बन ही नहीं सकते। इज इट वेरी क्लियर? एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ रही है? हमें क्या चाहिए? सब जन बोलो एक बार, बोलो हाँ या ना। ओके, अभी आपको जितना ये समझा है ना, ये आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं अगली चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा है 100%, तो इसको हम 150% तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लीज कमेंट। डन। चलो हो गया गाइस सबका? एवरीबडी यस और नो? सो ये हमारा डिस्कशन हो गया, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। एक बार फिनिशिंग टच के लिए मुझे बोल दीजिए कितने फैक्टर्स है? 4। सबसे पहला कौन सा? सेफ्टी। दूसरा कौन सा? तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। एंड चौथा कौन सा? एथिक्स। कौन से दो लिखने हैं? सेफ्टी, बेनिफिट। कौन से दो अज्यूम्ड है? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स। अब हम एक बहुत भयंकर सवाल पे जा रहे हैं, और सवाल है, रुको, द क्वेश्चन इज हाउ लॉ इज पास्ड इन इंडिया। देखो लॉ क्या है समझ गए, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है वो भी समझ गए। अब जरूरत है पता चलने की ना लॉ बनाते कैसे हैं। तो कैन एनीवन टेल मी हाउ लॉ इज मेड? एनीवन? इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबने पास करना है। बोथ द हाउसेस, कौन कौन से हाउसेस? लोकसभा, राज्यसभा। खत्म? नहीं, फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल लगता है। और मुझे अगर महाराष्ट्र स्टेट का लॉ पास करना है तो, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन करना है, तो इसको पार्लियामेंट में लेके चल जाऊं? क्यों नहीं, तुम्ही तो बोला अभी ऐसा नहीं चलना ना। जी मैम बोलिए। ओके, एंड मुझे महाराष्ट्र स्टेट के लिए लॉ पास करना है तो मेंबर ऑफ लोकसभा में जाएगा। आपको पता है बचपन में ना एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ एक 40 पेजेस की पतली सी बुक आती थी, सिविक्स, नागरिक शास्त्र। उसके अंदर ये सब लिखा है जो तुमने पहले ही दिन उठा के अच्छे फोटो देख के फेंक दी कि अरे इसमें तो अच्छे फोटो है, हाँ चल ठीक है हो गया। इज इट? बोलो हाँ है ना। उसमें ये सब था। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, मान लिया, सही है, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट, पर इन तक के पहले लॉ पहुंचाना पड़ेगा ना, उनको सपना थोड़ी आएगा रे।
ऐसा है कि लोकसभा वाले से भगवान एक दे दे, हाँ ऑब्वियसली बोलो हाँ है ना, लॉ पहुंचाना पड़ेगा, वो भी तो कोई प्रोसेस है। अच्छा कोई भी उठा के लॉ बना देंगे क्या? कल जाके सभी लोकसभा वालों ने एक रेजोल्यूशन ने एक लॉ पास कर लिया, लीगलाइजेशन ऑफ करप्शन एक्ट 2025 चलेगा? तुमने तो बोला लोकसभा राज्यसभा और सब रेडी है पास करने के लिए। पूछो उधर कि लीगलाइजेशन ऑफ करप्शन एक्ट कौन कौन रेडी है, सब टेबल बजा बजा के रेडी है, स्पीकर भी बोलेगा मैं वोट करता करके, तो क्या पास कर दे? नहीं, क्यों? वाई? कल जाके प्रधानमंत्री जी ने लीगलाइजेशन ऑफ डिक्टेटरशिप एक्ट पास कर दिया, पूरे बीजेपी के मेंबर, हाँ यस चलेगा, चलेगा। वैसे फर्दर में लेट मी टेल यू, डिक्टेटर का मतलब भी नहीं पता अभी तक किसी को। हाँ, डिक्टेटर किम जोंग लुंग जैसा होता है कि जो डिक्टेटर वर्ब बोलने के पहली गोली मार दे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इट जस्ट कल ही मैंने बोला मैं किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं करता, मैं सबको वोट करता हूं, ठीक है? सो कल जाके ये लॉ पास किया, चलेगा? नहीं बोलो तो कैसे पहुंचेगा, कैसे उनके पास? अब थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है। लेट मी टेल यू, आज का सेशन और कल का सेशन पॉसिबली तुम्हारे लाइफ में पॉलिटिकल सिनारियो समझने के लिए एंड इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सेशंस हो सकते हैं, अगर तुम ध्यान दो तो। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप लॉ पास करने की प्रोसेस सीख गए, यू बाउंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम समझ गए, यू आर बाउंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ सिस्टम। बिकॉज सिंपल सा इक्वेशन है, देश को चलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो जीतते हैं, और देश को चलाने के लिए लगता है लॉ। इज इट वेरी क्लियर? सो इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम को बाजू में रखूं और लॉ पढ़ाऊं, और ये भी नहीं हो सकता कि मैं लॉ को बाजू में रखूं और सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ाऊं। ये एक कॉइन के दो पहलू है, आपको चित मिलेगी तो पट दिखनी पड़ेगी, और आपको पट मिलेगी तो चीत भी देखनी पड़ेगी। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ड्यूरिंग आज का और कल का सेशन कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस हो सकते हैं, सो डोंट टेक इट पर्सनली, मैं सबको गालियां दूंगा, डोंट वरी। But just understand, this is just for the purpose of understanding how the India works. Is it very clear guys? जोर से बोलो एक बार ये सुनो। थोड़ा सा जाते हैं 75 साल पहले, 1947 15 अगस्त को हमें मिल गई थी आजादी। डाउट है तुमको जीवन में? बचपन में कैसे चॉकलेट खा के वापस आ गए थे क्या? अरे कैसी मिली, क्या मिली पता है ना? 15 अगस्त पता है ना? 15 अगस्त को तुम चॉकलेट खा के वापस आते थे। एक और दिन ऐसा होता था जिस दिन चॉकलेट खा के वापस आते थे, और तुम्हें जिंदगी में पता ही नहीं है दिन क्यों बनाया जाता है। दैट इज 26 जनवरी। कौन सा डे है? रिपब्लिक डे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं बना, एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, हुआ मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चालू हुआ? क्या हुआ? 26 जनवरी क्यों मनाते, क्या चालू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कंडीशन में आया कि उसके पहले काम नहीं कर सकता था क्या? उसके लिए ब्रिटिशर चल रहा था। मैंने तो सुना 15 अगस्त को चले गए हमको छोड़ के। ब्रिटिश के लॉ उसके पहले चल रहे थे, अभी भी तो चल रहे हैं। 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1932 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1932 पार्टनरशिप एक्ट, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन, 1938 इंश्योरेंस एक्ट, और बताऊं जनरल क्लॉजेस 1897। अभी भी पढ़ रहे हैं हम ब्रिटिशर्स के लॉ, तो क्या नई चीज हो गई? ऐसा क्या हो गया 26 जनवरी को? कुछ नहीं सर, स्कूल को छुट्टी मिली बस। बोलो हाँ,
इलेक्शन कंडक्ट हुआ 26 जनवरी को। ये हिस्ट्री तो मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी। नहीं बेटा, इलेक्शन नहीं हुआ। एनीवन? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट किया तो 47 से 50 में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ बना रहे थे 3 साल। और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो फिर देश का तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, तो देश था क्या? देश था या नहीं था? देश था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। बराबर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया 26 जनवरी से। कंफर्म? सोच लो। चलो ठीक है, मान लिया 26 जनवरी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। बट द क्वेश्चन इज 47 से 50 तक क्या क्या फॉलो कर रहे थे ब्रिटिशर्स को? अब वो बे चले गए बे, 47 में वो चले गए सब छोड़ छाड़ के। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया और वो नहीं नहीं हम तो तुम्हारी कंट्री मैनेज करने के लिए 3 साल रुकेंगे, ऐसे होगा क्या? विल दे स्टे? नो। देन अच्छा, आपको एक मस्त बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का बेस ही हिला दूंगा आज। खत्म। प्रेशर में घर पे जाना कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में। बताओ एक मस्त बात, पूछो क्या? तुम कर रहे हो सीए कोर्स। सीए कोर्स का लॉ है, इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका लॉ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, और उसका ईयर है 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सीए एक्ट आया है, तो इसकी वैलिडिटी है। कौन सा कोर्स कर रहे हो तुम? हाँ। तो 26 जनवरी तक के 1947 से क्या हुआ? डिक्टेटरशिप। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू जी को डिक्टेटर बोल रहा है भाई मेरे। एक जन को बोला इतना तांडव चल रहा है, तू मुर्दे उखाड़ के उनको डिक्टेटर डिक्लेयर कर रहा है भाई। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सब समझाऊंगा आराम से, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंडिया में ना एक चीज सोचिएगा, प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया जाता है। इज इट? इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जी ज्यादा पावरफुल है या पंतप्रधान मोदी? द्रौपदी मुर्मू ज्यादा पावरफुल है? रॉन्ग। द्रौपदी मुर्मू इंडिया में एज ए सिर्फ फर्स्ट पर्सन होती है एंड डिफेंस का मेन पर्सन करके उनको गिना जाता है, पर सभी डिसीजन मेकिंग पावर्स ये प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन इज द पावरफुल पोजीशन देन द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। पर आपने देखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों ऐसा? किसी भी दूसरे देश में जाओ, इधर डिक्टेटर और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता। इंडिया ही वन ऑफ द इकलौता ऐसा कंट्री है बड़े देशों में जहां प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। व्हाई? प्राइम मिनिस्टर को लोग चुनते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में कौन चुनते? कुत्ते, डॉग्स या एनिमल्स, वहां भी लोग ही चुनते हैं भाई। ओके चलो स्टार्ट करते, फोकस करना अच्छे से। ये सभी सवाल मैं इसलिए बना के रख रहा हूं क्योंकि सही समय पे जब मैं थ्योरी बोलना शुरू करूं तो एक 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 लिंक आपकी जुड़ती जाए। इज इट वेरी क्लियर? बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेस लॉ ऑफ इंडिया। व्हाट इज अ, क्या बोले एक बार? बेस लॉ ऑफ इंडिया। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा 1947 15 अगस्त को हमको आजादी तो मिल गई, बट लीगली इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, हमारे आईज में हम आजाद देश थे, बट लीगली इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड वी वर नॉट अ लीगलाइज्ड कंट्री। वी वर जस्ट हैविंग अ प्रोविजनल स्टेटस एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट a legalized country. The first legalized status as a country we got on the 26th of January 1950, जब हमने हमारा मेन डॉक्यूमेंट, बेस डॉक्यूमेंट सबके सामने रखा कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
and this constitution of India will govern our country, and every single law, every single fact, every single ministry, every single minister, even a president, every damn thing which rules India, either in a sector or a country or an area or a city or whatever it may be, that is empowered by the constitution. So our base law itself is a constitution of India. The beauty of constitution of India is having roughly 450 articles. इसमें से इफेक्टिव अभी 444 आर्टिकल्स है, 4-5 रिडेंडेंट हो गए इंक्लूडिंग 370 जम्मू एंड कश्मीर वाला. एंड लेट मी टेल यू, आउट ऑफ ऑल 205 कंट्रीज, लीगलाइज्ड 195 कंट्रीज, इंडिया हैव द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. दिस बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज यू चेक, सभी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जमा कर लो, इंडिया हैव द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली डिक्टेट्स व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी आर एक्चुअली फॉलोइंग. क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतने ज्यादा आर्टिकल्स, जितने ज्यादा आर्टिकल उतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार सुनो. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया में लॉ बनाने के लिए आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल नंबर 245. एंड आर्टिकल नंबर 245 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया में अब 1950 के बाद हाँ, अगर इंडिया में कोई लॉ बनाया जाता है, अगर वो लॉ पूरे देश के लिए बनाया जाता है, जिसे हम सेंट्रल लॉ कहते हैं. कौन सा लॉ बोले एक बार जोसे? सेंट्रल लॉ. इट शुड बी पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इट शुड बी पास्ड बाय क्या बोले एक बार? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. एंड व्हेन आई से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट इंक्लूड्स 2 हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसके नॉमेनक्लेचर्स और डिस्कशन के बाद ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले मैंने सिर्फ डिक्टेट कर दिया. Now, when article number 245 was enacted by Dr. Baba Saheb Ambedkar, let me tell you, Dr. Baba Saheb Ambedkar has drafted 95% of constitution. बचपन से हमको ये पढ़ाया जा रहा है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर जी ने बनाया, नहीं. He has planned 95% of constitution. कुछ 5% प्रक्षोभक वाली चीजें जो डिस्कशन करके जम्मू कश्मीर वगैरह के बारे में थी, जो किसी स्टेट को स्पेशल राइट देने की थी, वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं, वो गोपाल स्वामी अयंगर ने ड्राफ्ट किया है. जो हमने 370 एंड 35A जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से रिगार्डिंग आर्टिकल्स है, वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाए नहीं थे. इट वाज एक्चुअली अ मीटिंग ऑफ द गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द किंग ऑफ द कश्मीर, दैट इज हरि सिंह. ये तीनों ने मिलकर बचे कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर व्हेन कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल नंबर 245, he said that parliamentary will have a power to pass the central law, but if it is a specific state law, if it is a specific state law, it should be passed by state legislature. It should be passed by state legislature. अब इसका डिफरेंस आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसका डिफरेंस इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा समझाने के लिए बोल दूं. देश के लिए जैसे पंतप्रधान होता है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है. सो देश के लिए अगर आप कोई लॉ पास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पास कर रहे हो जीएसटी, लेट्स से, तो ये प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठते हैं उस असेंबली में पास होगा. पर अगर आप महाराष्ट्र के लिए गुटखा बैन करने का लॉ पास कर रहे हो, तो एकनाथ शिंदे जी जहां बैठते हैं विधानसभा में, वहां पास होगा. तो इंडिया की लीगल सिस्टम पहले से ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है. सेंट्रल लॉज बनाओ सेंट्रल प्रोसेस से पार्लियामेंट में, स्टेट के लिए लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर पे जाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री देश के लिए जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री राज्य के लिए जिम्मेदार है. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार सुनो. सबको समझ में आ रहा है यहां तक के? पर जब डॉक्टर, ही वॉज ए वेरी फोरसाइटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इट वॉज रिक्वायर्ड. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उस वक्त फोरसाइटेडनेस उनका इतना जबरदस्त था कि उनको यह भी पता था कि जब मैंने बोला नहीं कि लॉ पार्लियामेंट पास करेगा, तो उनको ये पता था कि ये इनके बस की बात ही नहीं है, सब गधे घोड़े बैठे हैं वहां पे. एंड हाफ ऑफ देम आर देयर फॉर मनी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इटसेल्फ. हाफ ऑफ देम वाज देयर फॉर अ पावर. बहुत ही सिलेक्टेड लोग ऐसे थे जो खुद फ्रीडम फाइटर्स थे, वो वहां पे बैठे थे फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया. सो व्हेन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अंडरस्टूड दिस कि ये पर्सनल पर्पस के लिए भी ये लॉ का पासिंग करवा सकते हैं, दैट्स व्हाई ही मेड अ सेकंड आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 246 इमीडिएटली. And in second article, he written down that only those laws which are given as a subject in Schedule 7 to the Constitution of India
कैन ओनली बी पास्ड, कैन ओनली बी पास्ड। तो उन्होंने उसी वक्त बोल दिया, बोले पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा, पर अगर ये लीगलाइजेशन ऑफ करप्शन एक्ट बना ले, डिक्टेटरशिप एक्ट बना ले, तो हमारी लग जाएगी, देश की लग जाएगी। तो उन्होंने उसी वक्त एक नेक्स्ट आर्टिकल डाला कि ऊपर के लोगों को लॉ बनाने का तो पावर है, पर ये उन्हीं चीजों के ऊपर लॉ बना सकते हैं जो शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट्स लिखे हैं। जो कहां सब्जेक्ट लिखे हैं? शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड फिर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने ये शेड्यूल 7 के अंदर सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में बोले एक बार जो से? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट उन्होंने बनाया द सेंट्रल लॉज, जिनको प्यार से बुलाया जाता है यूनियन लॉज, जो पूरे देश को अप्लाई होते हैं। दूसरा पार्ट उन्होंने बनाया द स्टेट लॉज, जो स्पेसिफिक स्टेट खुद के हिसाब से डिसाइड कर सकती है एज पर इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बर्फबारी जम्मू कश्मीर में होती है वो महाराष्ट्र में नहीं होती। जो टैक्स महाराष्ट्र में लगता है वो उधर आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में नहीं लगता। इफ यू डोंट नो, महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट रेवेन्यू स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड इज द पंजाब। महाराष्ट्र में जो पेट्रोल के प्राइसेस है आपको पूरे इंडिया में किधर नहीं मिलेंगे, बिकॉज महाराष्ट्र हैव अ कैपेसिटी टू फाइनेंस एंटायर इंडिया, काइंड ऑफ। एंड दैट्स व्हाई द स्टेट लॉज आर डिफरेंट। और स्टेट लॉज के लिए उन्होंने अलग से एक लिस्ट दी, दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट। एंड फिर दोनों जगह को अगर आपको कंबाइन कोई लॉ लगाना है, कंबाइन भी सब्जेक्टिव भी, देन ही क्रिएटेड अ कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे लॉज जो देश को और स्टेट को लगेंगे, पर देश को एक जैसा लगेगा, स्टेट अगर चाहे तो चेंजेस कर सकती है, कॉन्करेंट लॉ। एंड ही मेड 3 लिस्ट। इन 3 लिस्ट में उन्होंने सब्जेक्ट्स लिखना शुरू किया। आप सोचिए क्या सोच के लिखा होगा, कितना फोरसाइटेडनेस कि वो लिखी हुई लिस्ट आज तक चल रही है। 75 ईयर्स बैक दैट पर्सन थॉट कि इंडिया कैसे चलना चाहिए। इट्स नॉट ए जोक। तुम्हें अगले 5 दिन का नहीं पता तुम जिंदगी में क्या करने वाले हो। आर यू? तुम्हारी 5 दिन की प्लानिंग ठीक नहीं जाती। वो बंदे ने रफली 150 करोड़ के लोगों का एस्टिमेट दिमाग में रखते हुए अगले 100 साल का प्लानिंग इंडिया को दिया है। दैट्स नॉट अ जोक। खुद के लिए इंसान प्लान नहीं कर सकता। आप मजाक कर रहे हो जीवन में 75 ईयर्स के लिए कुछ चीज वैलिडेट करके रखना। उन्होंने सेंट्रल यूनियन लॉ में 97 एंट्रीज लिखे, 97 सब्जेक्ट्स, ओनली 97 सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ पास किया जाता है। और उसमें एक भी ऐसा गलत सब्जेक्ट नहीं है जो पार्लियामेंट खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पर्सन खुद के बेनिफिट का कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज टू बाउंड टू दीज 97 सब्जेक्ट्स। देन उन्होंने स्टेट लॉ में 66 सब्जेक्ट्स लिखे एंड कॉन्करेंट लॉ में 47 सब्जेक्ट्स लिखे। और आज के डेट में इंडिया में अगर लॉ पास होगा तो इन्हीं सब्जेक्ट में से। हाँ, टाइम टू टाइम इन लिस्ट में अमेंडमेंट्स आए, कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड किए, कुछ एग्जिस्टिंग डिलीट भी किए, पर इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना लॉ पास करने से भी बुरी चीज है। इतने आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन कभी अमेंड नहीं होता। 370 निकालते निकालते बीजेपी की वाट लग गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोकसभा में तो पास कर लिया, राज्यसभा में वाट लग गया। आप वो 370 मूवी देखो, आपको आइडिया आएगा। हुई अच्छी ही बात कि भैया देश का पार्ट बनना चाहिए, उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए, बात सही है। एंड लेट मी टेल यू, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने से मना किया था। ही ओनली सेड दैट ये आर्टिकल मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, दैट्स व्हाई यू हैव टू इन्वॉल्व गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने फिर वो आर्टिकल को ड्राफ्ट किया। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इतना फोरसाइटेडनेस वो बंदे का था। ये है आपके 3 लॉज। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो, हाउ टू पास अ लॉ के पहले कितने लॉज है और कहां से जनरेटेड है। अब ये तो ठीक है, पर हाथ के कंकड़ को आरसीक्यू फॉर दैट मैटर अगर आपको देख लेट प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सी दिस, शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 246। पहले लिस्ट का नाम क्या लिखा है? जोर से बोलो, पहले लिस्ट का नाम क्या है? और अब आपके ना लिंक लगना शुरू हो जाएंगे एक एक। यूनियन लिस्ट मतलब पूरे देश के लिए बनने वाले लॉस। मैंने आपको क्या कहा था? लॉ बनाने का सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है? लॉ बनाने के 4 फैक्टर में से सबसे पहले लॉस के नाम पढ़ के देखिए। डिफेंस, नेवल, डिप्लॉयमेंट, डिलिमिनेशन ऑफ कंटेनमेंट एरियाज, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्म्स, फायर आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल, पार्लियामेंट, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन, डिप्लोमेटिक काउंसिलर्स, फॉरेन अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस, पार्टिसिपेशन, एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज, वॉर, पीस, फॉरेन सिटीजनशिप, naturalization, align enemies, extradition, admission into immigration, pilgrimage। पहले 19 सब्जेक्ट सिर्फ सेफ्टी के हैं। 20th सब्जेक्ट से कहीं बेनिफिट की बात की जा रही है, पिलग्रिमेज से बेनिफिट की बात की जा रही है। उसके पहले के सब सब्जेक्ट आप देख लीजिए, ऑल द सब्जेक्ट्स आर जस्ट फॉर सेफ्टी। ऑल द सब्जेक्ट्स आर जस्ट फॉर, केवल एक बार सेफ्टी।
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबडी इज क्लियर? और आप ये पिलग्रिमेज से आगे पढ़ते जाइए. दीज ऑल आर बेनिफिट्स. दीज ऑल आर क्या बाजू से बेनिफिट. अब आप मेरे को बोलोगे सर आप बोल रहे हो मतलब हमारे सिलेबस के सब लॉज यहीं से निकले हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, 100% हाँ. तो सर बताइए. 43-44 कंपनीज एक्ट 2013, एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44. कंपनीज एक्ट इस एंट्री में बना है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तुम्हारे सिलेबस का इस एंट्री में बना है. उसके नीचे आप देखोगे एंट्री नंबर 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तुम्हारे ही सिलेबस का. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एंट्री नंबर 46 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एंड प्रोमिसरी नोट्स. उसके बाद में इंश्योरेंस एक्ट 1938, एंट्री नंबर 47, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, एंट्री नंबर 48, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एंट्री नंबर 48, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंट्री नंबर 49, स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, एंट्री नंबर 50. कितने गिनाए आपको? टोटल 97 एंट्रीज के ऊपर अलग अलग सेंट्रल लॉज बने हैं. इंडिया में आज के डेट में 1040 प्लस लॉज है स्टेट एंड सेंटर के. 1040 प्लस लॉज. यू विल फाइंड एवरी वन ऑफ देम हियर, एवरी सिंगल सब्जेक्ट. 97 एंट्रीज किसके? यूनियन लॉज के. देन इमीडिएटली 97 एंट्रीज के बाद स्टेट लिस्ट. आप देखिए स्टेट लिस्ट में भी पहले पैरामीटर्स क्या है? सेफ्टी. पहले पैरामीटर्स क्या है? सेफ्टी. अब आप वो चीजें सोचिए जिसमें स्टेट सेंटर से अलग होता है. क्या स्टेट की पुलिस अलग होती है? बोलो. क्या स्टेट की जेल अलग होती है? स्टेट की ट्रैफिक पुलिस अलग होती है? एजुकेशन सिस्टम अलग होती है? कॉर्पोरेट म्युनिसिपल टैक्सेस अलग होते हैं? यू विल फाइंड एवरी वन ऑफ देम. पुलिस ऑफिसर्स, सर्वेंट्स, प्रिजनर्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ. ये खुलता है. ओके, सो दैट इज अ कौन सा लिस्ट बोले एक बार? स्टेट लिस्ट. ठीक है, तुम सीरियस मत हो. इट्स ओके. हाँ हाँ हाँ, लेट्स गो. सो नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज. अच्छा, मैंने आपको बोला था गुटखा वगैरह सब बैन है. महाराष्ट्र में बोलो हाँ है ना. गुजरात में लिकर बैन है. बिहार में भी लिकर बैन है. यकीन नहीं होता पर है. बोलो हाँ है ना. एंट्री नंबर पढ़ो 8 स्टेट के लिए. इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, दैट इज टू से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, ट्रांसपोर्टेशन, परचेस ऑफ, सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब लॉज है जो स्टेट पास कर सकती है. इवन एग्रीकल्चरल लॉज, फिशरीज लॉज, गैस वर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टोटल एंट्रीज कितने बोले थे मैंने? 66. स्टेट लिस्ट के कितने? 66. देन देयर इज कॉन्करेंट. सर आप जब से कॉन्करेंट चिल्ला रहे हो, एक आधा एग्जांपल तो दो कॉन्करेंट लॉ का. नहीं दे रहा हूं, रीजन है. कॉन्करेंट लॉ पहले तो आपके कोई सिलेबस में नहीं है. एग्जाम्पल में दे दूंगा, वो एक्चुअली कॉन्करेंट जैसा दिखता है पर कॉन्करेंट लॉ है नहीं, पर वो आपके सिलेबस में जरूर है. तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट अ कॉन्करेंट लॉ. एक बार ये सेंटेंस रिपीट करो. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट अ कॉन्करेंट लॉ. इट लुक्स लाइक अ कॉन्करेंट लॉ. जीएसटी 2017. होटल में खाना खाने जाते हो, एक तो बिल भरना पड़ता है, नहीं तो बर्तन घसना पड़ता है. अरे बोलो हाँ या ना. बिल जब आता है उसके ऊपर लिखा रहता है CGST 2.5%, SGST 2.5%. क्यों अलग अलग लिखा जाता है? अगर टैक्सेस गवर्नमेंट को ही जा रहे हैं सेंटर को, तो CGST लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स 5%. पर अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक्चुअल 2.5% CGST जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड 2.5% जाता है कि राज्य सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. क्लियर है? अब आपको मेंशन करूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे तो 2.5% का GST बढ़ा के होटल के ऊपर 5%, 10% कर सकती है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सिर्फ पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद का GST चेंज कर सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो हाँ या ना. एवरीबडी इज क्लियर? बोलो यस और नो. ये GST पर कभी कोई चेंज क्यों नहीं करता, ये सोचिएगा. क्योंकि अगर नीचे स्टेट ने सेंटर से ज्यादा GST रख दिया तो नेक्स्ट टाइम स्टेट गवर्नमेंट चुन के नहीं आएगी. एंड सेंटर ने स्टेट से ज्यादा GST रख दिया,
सेंटर ही चुन के नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई बढ़ाता नहीं है, दोनों एक में के इतने टफ कंपटीशन में है कि कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करता। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो वो एक बिल के ऊपर समझ में आ सकता है कि इंडिया में दो टाइप की सरकारें चल रही है। इज इट वेरी क्लियर? पर जीएसटी एक कॉन्करेंट लॉ है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। जीएसटी वैसे कॉन्करेंट लॉ की कैटेगरी का है, पर जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट प्रावधान है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैनॉट बी अ कॉन्करेंट लॉ। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? जब आप जीएसटी पढ़ोगे इंटर में तो आपको इसके बारे में डिस्कशन मिलेंगे, डोंट वरी। इज इट वेरी क्लियर? मैंने बेस बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट वन, तो कॉन्करेंट लॉ में अलग अलग लॉज आएंगे। टोटल एंट्रीज मैंने कितने बोले थे, बोले एक बार जो से 47। एंड दिस इज द प्रिलिमिनरी प्रोसेस टू पास बिफोर द लॉ। अभी तक हमने हाउ टू पास अ लॉ को छुआ तक नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट तक के लॉ पहुंचने के चांसेस कितने हैं। इज इट वेरी क्लियर? और कौन से टाइप के लॉज वहां तक जा सकते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है? जोर से बोले एक बार, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब मैं जो चार्ट दे रहा हूं इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। सही आंसर है लाइव स्ट्रीम में बेटा। राखी, शिवानी, रणवीर, गणेश। थैंक यू सो मच बेटा। लुकेस, क्रिएटिव लाइफ। कैसे कैसे आईडी बनाते हैं? लिख लिया सबने?
चलो हो गया सबका, एवरीबडी यस और नो? चलो फाइन। अब प्रोसेस आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, डेली आपको 1.5 आवर बोला है, बट तुम्हारे चेहरे देखते हुए एक डिसीजन पे आया है कि डेली आपका 1 आवर 15 मिनट्स तक का लेक्चर होगा, जब तक तुम थोड़े से एक्लेमेटाइज नहीं हो जाते। जिस वक्त तुम थोड़े से ऐसे लगो कि सहने लायक बन चुके हो, उस दिन तुमको सहना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? चलो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी बोलना है, जोर से बोलो।